नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवेल एकेडमी पर। देखिए, आईएएस प्रीलिम्स शॉर्ट पेपर का डिस्कशन चल रहा है हमारा। इसमें बात हो रही है 2019 से लेकर के 2011 तक के आए हुए सभी प्रश्नों के बारे में। और शुरुआत हमने किया है इतिहास के विषय के साथ, जिसमें बात हो चुकी है कला और संस्कृति की, प्राचीन इतिहास की, और साथ ही साथ बात हो चुकी है मध्यकालीन इतिहास के बारे में। आज का हमारा फोकस रहेगा आधुनिक भारत एवं राष्ट्रीय आंदोलनों को लेकर के, जो 2019 से 2011 तक के प्रश्नों में आए हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं प्रश्नों के साथ। चूँकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है यह, तो इसको दो पार्ट में डिस्कस किया गया। सबसे पहले पार्ट के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि गांधी के आगमन के पूर्व के राष्ट्रीय आंदोलनों की बात की जाएगी यहाँ पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2019 के पहले प्रश्न के साथ। शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को जरूर से जरूर दबा दे। चलिए, पहला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। और कथन दो है कि स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। देखिए, एक चीज़ बताऊँ, जब कौन सा से कथन सही हैं आए तो आपको एक तरफ का पढ़ना है, या तो इस साइड का पढ़िए ऑब्लिक, या तो इस साइड का, कौन से पढ़िए या कौन सा। और जिधर साइड आप इधर देखेंगे उधरी साइड से इधर देखिए, इससे प्रश्नों को आसानी होती है पढ़ने में। चलिए, तो इसके सही आंसर की बात करने से पहले कुछ चीज़ें जानते हैं बंगाल विभाजन या फिर स्वदेशी आंदोलन को लेकर के। देखिए, 1905 में भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। ठीक, यह मान लीजिए यह बंगाल है। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा एक कारण दिया जाता है कि बंगाल चूँकि काफ़ी बड़ा एरिया है, तो एक गवर्नर जनरल के माध्यम से इसके प्रशासन को चलाया जाना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। तो इन्हीं प्रशासनिक कारणों की वजह से, या फिर यहाँ का प्रशासन आसानी से चलाया जा सके, इस वजह से इनके द्वारा 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई। ठीक है, क्या कारण बताया गया था कि प्रशासन चलाया जाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बंगाल का एरिया काफ़ी बड़ा है। बंगाल का एरिया काफ़ी बड़ा है, इस वजह से इसका प्रशासन चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है एक गवर्नर जनरल के द्वारा। तो 19 जुलाई 1905 को इन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी और इसे लागू कर दिया 16 अक्टूबर। सारी डेटें भी याद रहनी चाहिए आपको। अगर आप स्टेट पीसीएस की परीक्षा देते हैं तो वहाँ पे यह एग्जैक्ट डेट भी पूछी जा सकती है। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को इसे प्रभावी भी बना दिया गया, मतलब लागू कर दिया गया। अब होता क्या है, देखिए, वायसराय के द्वारा जो कारण बताए गए थे वह तो अलग थे, लेकिन मुख्य कारण जो था वह यह था कि जैसे यह बंगाल है, तो बंगाल में उसमें राष्ट्रीय चेतना काफ़ी ज़्यादा जोर शोर पकड़े हुए थी, राष्ट्रीयता की भावना काफ़ी ज़्यादा प्रगाढ़ हो रही थी। तो इन्होंने किया क्या कि दोनों ही क्षेत्रों में, पूर्वी और पश्चिम बंगाल के रूप में विभाजन किया था। और पूर्वी क्षेत्र में और पश्चिमी क्षेत्र में दोनों में ही हिंदुओं को इस प्रकार से विभाजित किया गया कि इनकी संख्या अल्पसंख्यक की हो गई। अब यह पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही क्षेत्रों में अल्पसंख्यक थे। तो हुआ क्या कि विरोध किया जाने लगा काफ़ी ज़्यादा बंगाल विभाजन का, बंग भंग का, जिसे बंग भंग कहते हैं। तो बंग भंग का काफ़ी ज़्यादा विरोध होने लगा, और इस विरोध का स्वरूप था स्वदेशी और बहिष्कार। विरोध का स्वरूप कैसा था? स्वदेशी और बहिष्कार। इसकी औपचारिक घोषणा कब हुई? तो औपचारिक घोषणा होती है स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन अथवा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। ठीक है, तीन प्रकार से आपको प्रश्नों में देखने को मिल सकता है इस आंदोलन का नाम। तो इसकी औपचारिक घोषणा हो जाती है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में। ठीक है, तो अब जानते हैं इस आंदोलन का स्वरूप कैसा था। तो आंदोलन का माध्यम स्वरूप इस प्रकार से था कि इसमें विदेशी वस्तुएं, जैसे बहिष्कार की बात की गई ना, तो बहिष्कार में विदेशी वस्तुएं जो थी, बहिष्कार विदेशी लिख दिया। अब आगे देखिए, विदेशी वस्तुओं, स्कूलों, उपाधियों, नौकरियों आदि सभी चीज़ों का जिनका संबंध विदेशियों से था। ठीक, विदेशी उस समय अंग्रेजी थे, तो जिनका संबंध भी अंग्रेज़ों से था उनका बहिष्कार किया जाने लगा। तो हुआ क्या कि जब इन सब चीज़ों का बहिष्कार किया जाने लगा तो हमको एक अल्टरनेट भी चाहिए था। ठीक है, एक अल्टरनेट भी हमको चाहिए था ना भाई, कि हम इनका उपयोग नहीं करेंगे, जैसे हम विदेशी कपड़ों को नहीं पहनेंगे, तो हमको देसी कपड़े या स्वदेशी कपड़े चाहिए।
तो इसी माध्यम से शिल्पकार जो थे उस समय, शिल्पकार किसको बोलते हैं? शिल्पकार रेशम कपड़े बनाने वाले, हथकरघे, लौह इस्पात, चमड़ा उद्योग आदि में लगे हुए जो छोटे छोटे कारीगर हैं उनको शिल्पकार बोला जाता है। ठीक है, तो इनके उद्योगों को बढ़ावा मिलने लगा। भाई अब जाहिर सी बात है, जब हम एक जगह से सामान नहीं खरीदेंगे तो दूसरी जगह से तो हमको सामान तो हमको चाहिए, तो हम अब क्या किया, हमने अपने लोगों से सामान खरीदना शुरू किया। तो इसी प्रकार से इनके उद्योगों को बढ़ावा मिला, अथवा यूँ कहें कि यह उद्योग पुनर्जीवित हो गए। शिल्पकारों के जो भी उद्योग थे यह पुनर्जीवित हो गए। ठीक है, कथन एक स्पष्ट हो गया, यह सही है कि नहीं? बात करते हैं अगले। देखिए पहले इसको हटा देता हूँ मैं। जब हमने बहिष्कार की बात की विदेशी वस्तुओं के साथ साथ, किसके बहिष्कार की बात की? हमने विदेशी वस्तुओं के साथ साथ बात की विदेशी स्कूलों के भी बहिष्कार की बात। अब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि बच्चे पढ़ेंगे भी नहीं, पढ़ना तो उन्हें था ही। तो उनके लिए बनाया गया 1906 में, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, ताकि जो लोग अपना स्कूल छोड़ करके आए हैं वह अपना ऐसा ना हो कि उनकी शिक्षा अधूरी रह जाए। उनकी शिक्षा को पूरा करने के लिए या इसी आंदोलन से प्रेरित होते हुए एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की जाती, जिसमें स्वदेशी तरीके से, यानी कि अपने नियंत्रण में, तरीका नहीं, स्वदेशी नियंत्रण, यानी कि जो भारत के लोग थे, भारतीयों के नियंत्रण में ही साहित्यिक, साइंटिफिक और टेक्निकल आदि चीज़ों के बारे में शिक्षा दी जाने लगी। साहित्य और टेक्निकल, साइंस, इन सब की शिक्षा भारतीयों के द्वारा, भारतीयों के नियंत्रण में, भारतीयों के लिए चालू कर दी गई। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के माध्यम से, जिसकी स्थापना 1906 में की गई थी। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा कि आपको दोनों ही कथन सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ठीक है, इसका अंत कैसे होता है बंग भंग का, यहीं पर जानते चलते हैं। तो देखिए 1905 में काफ़ी ज़्यादा जब विरोध होना शुरू हो गया, तो यह विरोध लगातार होता ही जा रहा था। बंगाल विभाजन का विरोध रुक नहीं रहा था। स्वदेशी और बहिष्कार का काफ़ी ज़्यादा अंग्रेजी अर्थव्यवस्था या ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इनके द्वारा किया क्या गया कि दिसंबर 1911 में एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। देखिए दूसरा रास्ता आप खोज रहे हैं। उस समय वायसराय कौन था यह भी जान लीजिए। तो उस समय हार्डिंग वायसराय था, हार्डिंग द्वितीय उस समय वायसराय था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग उस समय वायसराय थे। तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में इनके द्वारा घोषणा की जाती है सम्राट की तरफ। ठीक है, दिल्ली दरबार में सम्राट, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए हुए थे। ठीक है, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम यह भारत आए हुए थे, और इनके द्वारा, इनके माध्यम से लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा घोषणा की गई इनके बिहाफ पर कि अब से बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। यानी कि आज 12 दिसंबर 1911 से बंगाल विभाजन को रद्द मान लिया जाता है, अथवा बंग भंग को रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, अब जब बंग भंग को रद्द कर दिया गया तो क्या सभी समूहों ने इसका स्वागत किया? तो नहीं भैया, मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। किसका? बंग भंग का विरोध मुस्लिम लीग के द्वारा किया जाने लगा। इनके द्वारा जो है तत्काल ही, यानी कि 1912 में ही ढाका में एक अधिवेशन बुलाया गया। कहाँ पर यह अधिवेशन हुआ था? तो ढाका में यह अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सलीम मुल्ला खां के द्वारा की गई थी, और इनके द्वारा जो है बंग भंग का विरोध किया जाने लगा था। ठीक है, विरोध किया गया था, जाने लगा था, कंटिन्यूटी नहीं थी। मुस्लिम लीग के द्वारा जो है तत्काल तुरंत ही ढाका में एक अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई थी, और इस मुस्लिम लीग के द्वारा जो है बंग भंग का विरोध भी किया गया। ठीक है, एक और दुष्परिणाम बंग भंग का हमें देखने को मिला, इसे हम आगे इस प्रश्न के माध्यम से देख लेंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गई ना चीज़ें कि शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में इसने योगदान दिया स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन ने। वहीं साथ ही साथ स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, जिसमें भारतीयों के द्वारा भारतीयों के नियंत्रण में और भारतीयों के लिए अपनी एक अलग शिक्षा व्यवस्था थी। ठीक है, बंग भंग किया क्यों गया था? तो यह किया गया था प्रशासनिक कारण बताते हुए, लेकिन व्यवहारिक रूप में या प्रैक्टिकली अगर देखें तो इसका विभाजन इसलिए किया गया था क्योंकि बंगाल में राष्ट्रीय चेतना काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। तो इस राष्ट्रीय चेतना को दबाने के लिए, ठीक है, इस राष्ट्रीय चेतना को दबाने के लिए इसका विरोध किया गया था। हालांकि सरकार द्वारा कारण कुछ और बताया गया था, सरकार द्वारा इसका प्रशासनिक कारण बताया गया था। ठीक, अब मेरे ख्याल से बंग भंग पर कभी भी कोई प्रश्न आएगा तो आप बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए चेक भी कर लीजिए कि आप कर लेते हैं कि नहीं कर लेते आसानी से, बताइए।
वह प्रश्न हो गया। अब 2016 का प्रश्न है पहला कि स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। ऑप्शन है ए बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, बी होम रूल आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन अथवा डी साइमन कमीशन की भारत यात्रा। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था या बंग भंग का जो आंदोलन हुआ था उसी में पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार जैसी चीज़ों को अपनाया गया था। ठीक है, हालांकि अगर आप यह न जानते हैं कि पहली बार किस घटना के दौरान अपनाया गया था, लेकिन इन प्रश्नों के माध्यम से अगर आप बंग भंग को जानते हैं कब हुआ था, किस समय हुआ था, और इन तीनों आंदोलनों को जानते हैं कि कब किस समय कौन सा आंदोलन हुआ था, तो आप बड़े आसानी से कह सकते हैं कि अरे वाह यह तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं तो इसे जानता हूँ, है कि नहीं। इसी में पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार की बात की गई थी। तो क्या इसका ज़रूरी है बात करना एक्सप्लेनेशन की? नहीं, क्योंकि सभी बातें हो चुकी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। ऑप्शन है ए स्वदेशी आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन अथवा डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। 2015 का पहला प्रश्न। देखिए आपको लग रहा होगा प्रश्न बहुत कम बताए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं। गांधी के आगमन के पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन की बात हो रही है। अभी जब गांधी जी आएंगे तो प्रश्नों की संख्या भी वो और लेते हुए आएंगे अपने साथ, निश्चिंत रहिए। यहाँ जवाब दीजिए। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यह भी ठीक उसी प्रकार का है। अगर आप इन सभी आंदोलनों के बारे में जानते हैं और साथ ही साथ यह जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था नरम दल और गरम दल के बीच, तो आप बड़े आसानी से आंसर दे ले जाएंगे। ठीक है, कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन में इसका विभाजन हुआ था और इन सब आंदोलनों की डेट जो है इसके बाद की है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यही एक आंदोलन उस समय लगातार चल रहा था। तो चलिए थोड़ा सा कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की भी बात कर लेते हैं। देखिए 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई। हुआ क्या था, तात्कालिक कारण पहले सबसे पहले जानते हैं। तो सबसे पहले तात्कालिक कारण यह था कि कांग्रेस के जो गरमपंथी लोग थे उनका मत था कि अब कि भैया सूरत अधिवेशन जो हो रहा है तो इसके अध्यक्ष जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाया जाए। ठीक, लोकमान्य बाल गंगाधर को अध्यक्ष बनाया जाए और इनकी अनुपस्थिति में लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन चूँकि उदारवादियों का प्रभाव ज़्यादा था तो इनके द्वारा अध्यक्ष किसको बना दिया गया? इनके द्वारा अध्यक्ष बना दिया गया रास बिहारी बोस को। यह तो था उस समय का तत्कालिक कारण। ठीक है, रास बिहारी घोष को कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया गया। अब काफ़ी विरोध हुआ। ठीक है, इस अधिवेशन में चप्पल तक चली और विभाजन भी हो गया कांग्रेस का दो भागों में। एक तो हो गया गरम दल और दूसरे हो गया नरम दल। अब थोड़ा सा और पृष्ठभूमि की बात करते हैं। इस विभाजन की पृष्ठभूमि क्या थी? क्या सिर्फ यही कारण था? तो नहीं, कारण सिर्फ यही नहीं था। कारण था मुख्यतः स्वदेशी आंदोलन। ठीक, गरम दल के जो लोग थे वे चाहते थे कि भैया अब स्वदेशी आंदोलन की जो नीतियां हैं यह अब संपूर्ण देश में फैलाई जाए, इसे सिर्फ बंगाल के स्तर पर सीमित ना रखा जाए। ठीक, स्वदेशी आंदोलन सिर्फ और सिर्फ बंगाल में चल रहा था, लेकिन जो गरमपंथी लोग थे इन्होंने कहा कि इसे अब एक राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप देते हुए संपूर्ण देश में फैला देना चाहिए और संपूर्ण देश में इसके माध्यम से सरकार का विरोध करना चाहिए। और साथ ही साथ इनके द्वारा कहना था कि अब स्वदेशी आंदोलन का रूप सिर्फ विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के रूप में नहीं होना चाहिए, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के रूप में नहीं होना चाहिए। अब इस आंदोलन के स्वरूप को भी बढ़ा दो। ठीक, आंदोलन के क्षेत्र को और स्वरूप को दोनों के बढ़ाने की बात की गई। क्षेत्र उस समय सिर्फ बंगाल था तो गरमपंथियों द्वारा कहा गया कि इसे अब राष्ट्रीय स्तर पर ले जाओ, और स्वरूप सिर्फ था उस समय विदेशी चीज़ों का बहिष्कार को लेकर के। तो इनके द्वारा कहा गया कि अब सिर्फ स्वरूप को, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को ही नहीं, इसके स्वरूप को बढ़ाते हुए अब विदेशियों से किसी भी प्रकार अथवा ब्रिटिश सरकार से किसी भी प्रकार के सहयोग को बंद कर देना चाहिए। ब्रिटिश सरकार से अब कोई भी सहयोग नहीं रखना चाहिए। पूरी तरीके से अपना सहयोग समर्थन ब्रिटिश सरकार से आप वापस ले लीजिए। लेकिन इस पे नरम दल सहमत नहीं होता है। परिणामतः वह विभाजन हो जाता है। कौन सा? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में विभाजन हो जाता है 1907 में। हालांकि इसके पहले 1907 के पहले जो कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, इस अधिवेशन में जो है गरमपंथियों द्वारा कुछ प्रस्ताव पारित करवाए गए थे। मुख्यतः यह चार थे, जिसमें बात किसकी किसकी की गई थी? स्वदेशी की,
बहिष्कार से संबंधित, इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा, और बात कर ली गई थी इनके द्वारा स्वशासन की भी बात कर ली गई थी इसी में। ठीक, यह सब गर्मपंथियों के प्रभाव में आकर के कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन में पारित कर दिया गया था और 1907 में इन्हीं सबको थोड़ा सा और आगे ले जाने की बात हो रही थी, लेकिन उदारवादियों द्वारा इसका समर्थन नहीं किया गया और अंततः जो है परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है, और कांग्रेस दो धड़ों में बट गई, एक नरम दल और दूसरा गर्म दल। क्या कांग्रेस सदैव इसी प्रकार से विभाजित रही? नहीं, कांग्रेस सदैव इसी प्रकार से विभाजित नहीं रही। 1916 में, ठीक है, 1916 में इन सब के बारे में फिर से बात होगी, निश्चिंत रहिए, जब यह प्रश्न आएंगे आपके सामने। 1916 में कांग्रेस में एक लखनऊ अधिवेशन होता है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का होता है, जहां पर यह समझौता हो जाता है इन दोनों दलों के बीच में और यह फिर से एक हो जाते हैं, नरम दल और गर्म दल। ठीक है, चलिए इनके कारणों के बारे में, इनके चीज़ों के बारे में आगे प्रश्नों के माध्यम से चर्चा होती रहेगी धीरे धीरे। यहाँ नहीं आएंगे तो घटना चक्र में निश्चित रहिए, घटना चक्र वाली सीरीज में बहुत ही अच्छे से और प्रश्नों की संख्या बढ़ती है वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वह 1994 से लेकर के अब तक की बात कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ 2011 से लेकर के अब तक की बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ, 2014 के पहले प्रश्न की तरफ। ठीक, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? ऑप्शन है ए, प्रथम विश्व युद्ध तक, बी प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन को समाप्त किया गया। ऑप्शन बी है कि सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में वर्ष 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। ऑप्शन सी है कि महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने तक, अथवा ऑप्शन डी आरंभ के भारत के वर्ष 1947 में हुए विभाजन तक, जब तक पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। चलिए इसका सही आंसर क्या है बताएगा ना आपको। सम्राट जॉर्ज पंचम जब दिल्ली दरबार में आए थे तो उनके द्वारा या उनके माध्यम से या उनके द्वारा आदेशित होकर के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा जो है 11 दिसंबर 12 दिसंबर 1911 लिख दे रहा हूँ, नहीं ऐसा ना हो मैं बोलूँ कुछ और आप कंफ्यूज हो जाएं तो इधर उधर अगर मेरे बोलने में। ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग द्वारा घोषणा करते हुए इस विभाजन को रद्द कर दिया गया, जिसका विरोध मुस्लिम लीग के द्वारा सलीमुल्लाह खां के अध्यक्ष में ढाका के अधिवेशन में वर्ष 1912 में ही किया गया था। ठीक है, बंग भंग रद्द का विरोध किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, चलिए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अब तो डिटेल की ज़रूरत नहीं, सारी डिटेल आपको बता दी गई है, तो निश्चिंत रहिए आप। ठीक है, कुछ भी आपका छूट नहीं रहा है कहीं से। आप कभी भी ऐसे प्रश्नों को देखेंगे, कहीं भी देखेंगे तो बड़ी ही आसानी से कर ले जाएंगे मेरी समझ से। तो अब स्वदेशी या बहिष्कार के संबंध में कहीं भी कुछ भी देखेंगे तो आप कर ले जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा ठीक कब हुई थी? यह उद्घोषणा 1858 में। ठीक है, तो महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था? पहला है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। कथन 2 है कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। और कथन 3 है कि भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। बताना है नीचे दिए गए कूट से इस उपर्युक्त जो कथन दिए हैं उनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, अथवा डी 1, 2 और 3। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 1 और 2 तीनों दोनों सही। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार के नियमन के लिए जो चार्टर एक्ट आते थे वह थे। ठीक है, वे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के नियमन के लिए। बाकी जब 1857 का विरोध हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा क्रांति 1857 की बढ़ती रहती है, तो उसको दबाने के बाद जो है और दोबारा ऐसी क्रांति ना हो, इसलिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकारों को महारानी द्वारा अपने हाथों में ले लिया गया। ठीक है, महारानी विक्टोरिया द्वारा अपने हाथों में ले लिया गया। अब जब इन्होंने अपने हाथों में शासन को ले लिया तो इनके द्वारा कुछ घोषणाएं की गई। ठीक है, जैसे कि गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा, यानी कि राजा का या मुकुट का प्रतिनिधि। ठीक है, और इसके अलावा भविष्य में जो है
ब्रिटिश साम्राज्य के अलावा जो अन्य भारतीय राज्य थे इनके मध्य कोई विवाद ना हो, इसके लिए स्पष्ट रूप से कहा गया कि अब जो है ब्रिटिश साम्राज्य में इनको मिलाने की नीति या ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की नीति को त्याग दिया जा रहा है। साथ ही साथ यह जो भारतीय या देसी राजा जिन्हें बाद में बोला गया, तो जो देसी राजा थे यह अब गोद ले सकते हैं। ठीक है, इनके द्वारा अब भारतीय जो नरेश थे इनको गोद लेने का अधिकार फिर से वापस दे दिया गया। अब यह किसी भी बच्चे को गोद ले सकते थे। ठीक है, जिनके बच्चे ना हो या हो, जैसी भी उनकी इच्छा हो, वह अब गोद ले सकते थे। पहले गोद लेने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, वहीं एक और अनाउंसमेंट की जाती है कि ब्रिटिश सरकार जो है या ब्रिटिश क्राउन अब जो है भारतीयों के धार्मिक या सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। एक मुख्य मुद्दा था यह धार्मिक कारण। ठीक है, वह बंदूक वाला मामला है कि नहीं। तो इनके द्वारा कहा गया कि अब भैया हम आपके धार्मिक या सामाजिक चीज़ों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हमसे इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, चूँकि सैनिक इसमें बहुत ज़्यादा तरीके से शामिल हो गए थे। ठीक है, बहुत बड़ा माध्यम था सैनिकों का विद्रोह। तो इसको सुधार करने के लिए क्या किया गया, इसको सुधार करने के लिए घोषणा करते हुए कहा गया कि अब सैनिक संरचना में भी सुधार की जाएगी और काफ़ी सुधार या बदलाव भी किए गए सैनिक संरचना के माध्यम से। ठीक है, सैनिकों को जैसे कि उत्तर प्रदेश बिहार के सैनिकों की संख्या सीमित कर दी गई थी, बाकी बिहार वगैरह पंजाब वगैरह और अन्य क्षेत्रों से सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, बाकी इतना स्पष्टतया जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा और डिटेल में जानना है तो घटना चक्र वाली सीरीज़ में चलिएगा, वहाँ प्रश्न थोड़ा ज़्यादा है तो हमारे पास स्कोप भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। चलिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि गदर क्या था, बताना है आपको। ऑप्शन ए है कि भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। बी है कि एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित होता था। और ऑप्शन सी है कि एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था। और ऑप्शन डी है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए एक कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, गदर एक प्रकार का क्रांतिकारी संघ था। ठीक है, जिसका कार्यालय कहाँ था, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा गदर संगठन के बारे में। तो देखिए 19 ले लूँ 1913 में, ठीक 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया गया। ठीक है, यह एक क्रांतिकारी संघ था, यह चीज़ जानते रहिए। अच्छा, यहाँ लिखा भी हुआ है, मैं भूल गया था। 1913 में गदर पार्टी की अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थापना की गई। किसके द्वारा, तो इसके अध्यक्ष थे उस समय लाला हरदयाल। इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल, अध्यक्ष नहीं, लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे। हरदयाल संस्थापक थे। तो वहीं सोहन सिंह भाकना इसके अध्यक्ष थे। सोहन सिंह भाकना इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रहेगा ना। 1913 में अमेरिका में एक क्रांतिकारी संघ की स्थापना की गई जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था और उसकी अध्यक्षता और उस संगठन का नाम था गदर। और उसके संस्थापक थे लाला हरदयाल और अध्यक्ष थे उसके सोहन सिंह भाकना। ठीक है, याद रहना चाहिए। और इस पार्टी के द्वारा या इस संघ के द्वारा एक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली गई थी। साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली गई जिसका नाम भी इसी पार्टी के नाम पर था, वह था गदर। ठीक है, गदर का प्रकाशन किया गया। मुख्यतः इसका था कि विद्रोह के माध्यम से या क्रांति के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराना। ठीक, विरोध, क्रांति अथवा विद्रोह के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराना। लेकिन यह आंदोलन तब पूरी तरीके से यह संगठन निष्क्रिय हो जाता है जब अमेरिका जो है ब्रिटेन के समर्थन में प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले लेता है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के भाग लेते ही इस संगठन को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक है, वहीं से इस संगठन का अंत होना शुरू हो जाता है। चलिए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ। तो यह है 2013 का प्रश्न और पहला प्रश्न। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है। देखिए प्रश्न धीरे धीरे सारे आ रहे हैं आपके सामने, निश्चिंत होकर के चलिए। ठीक है, बताइए इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है। ऑप्शन है ए, भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जाना।
ऑप्शन बी, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों व पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना। ऑप्शन सी, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। अथवा डी, आयातित सूती कपड़ों पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद के बारे में हुआ कब था? तो देखिए, इल्बर्ट बिल लाया ही गया था 1883 में। 1883 में। उस समय वायसराय कौन था? सब चीज़ जानते चलिए। उस समय वायसराय था लॉर्ड रिपन का कार्यकाल चल रहा था। 1880 से लेकर के 1884 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, 1880 से 1884 तक लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था वायसराय के रूप में भारत के। और इन्हीं के कार्यकाल में इल्बर्ट बिल विवाद सामने आया। हुआ यह था कि इल्बर्ट बिल के पहले जो भारतीय न्यायाधीश थे, यह यूरोपीय लोगों की या फिर जो ब्रिटेन के लोग या यूरोप से जो आए हुए लोग थे, इनके मामले में सुनवाई नहीं कर सकते थे। इनको यह अधिकार नहीं था। लेकिन इल्बर्ट बिल के साथ इनको यह अधिकार दे दिया कि भैया न्यायाधीश जो है वह तो न्यायाधीश है, यह सभी को या सभी मामलों पर सुनवाई करेगा। लेकिन हुआ क्या कि यूरोपीय लोगों द्वारा इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध होने लगा और परिणाम स्वरूप इस बिल को वापस लेना पड़ा। ठीक है, इसे आप यूरोपियों की नस्लवादिता को लेकर के भी इस प्रश्न को या इस विवाद को कोट कर सकते हैं कहीं पर भी। ठीक है, कि यह नस्लवादी चरित्र के थे। ठीक है, और उदाहरण स्वरूप आप इल्बर्ट बिल विवाद को वहाँ पर बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर हैं, प्रीलिम्स पेपर की डिस्कशन कर रहे हैं, मेंस पर नहीं है, तो चलिए यहीं पर रहते हैं। तो यह विवाद होता है और इस बिल को वापस ले लिया गया। ठीक है, बिल को वापस लेने के कारण जो लॉर्ड रिपन थे, इन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण होने के पहले ही इस्तीफा भी दे दिया और यह बिल वापस हो गया। ठीक है, प्रश्नोत्तर में यही भराएगा कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है या फिर इल्बर्ट बिल क्या है। तो इल्बर्ट बिल क्या है, अगर यह आता है तो आपको बताना है कि यूरोपीय लोगों के साथ भारतीय न्यायाधीशों को अब भारतीयों के साथ साथ यूरोपीय लोगों के मामले में सुनवाई का अधिकार मिल गया है। लेकिन जब इल्बर्ट बिल विवाद पूछेगा तो आपको बताना है कि यूरोपीय लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता। ठीक है, यह विवाद था। विवाद नहीं, इल्बर्ट बिल को रद्द करने का यह कारण था। और विवाद क्या था? अयोग्यता जो थी, इसको हटा दिया गया। यही इल्बर्ट बिल था कि यूरोप के लोगों को यूरोपीय लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर जो अयोग्यता लगाई गई थी उसको हटा दिया गया था इल्बर्ट बिल के माध्यम से। और यही एक कारण था कि इल्बर्ट बिल विवाद शुरू हो गया। ठीक है, और अंततः इस बिल को वापस भी लेना पड़ा। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ है एनी बेसेंट। यहाँ दिया है एनी बेसेंट और पूछा जा रहा है, पहला है कि होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। दूसरा कथन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। और कथन 3 है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी। आपको बताना है नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही कथन कौन सा है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, अथवा डी 1, 2 और 3। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की यह अध्यक्ष भी थी और होम रूल आंदोलन इन्होंने प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। यह नहीं थी। ठीक, यानी कि दूसरा नहीं सही। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बारी बारी से सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, सितंबर 1916 में, कब? सितंबर 1916 में इनके द्वारा यानी कि एनी बेसेंट जी के द्वारा अखिल भारतीय होम लीग का प्रारंभ किया गया। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य इनका यह था कि औपनिवेशिक स्वतंत्रता या फिर यह था कि विदेशियों के अधीन रहते हुए यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वतंत्रता की बात इनके द्वारा की गई थी। संवैधानिक तरीके से स्वतंत्रता।
ठीक, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करने की बात अखिल भारतीय होम रूल लीग करता था, जिसकी स्थापना एनी बेसेंट जी के द्वारा सितंबर 1916 में की गई थी। देखिए, होम रूल लीग दो थे, ठीक है, एक तो इनका था और दूसरा आप बताइए किसका था। ठीक है, तो आगे बात करते हैं और क्या है। आगे कथन में दिया गया है, कथन 3 देखिए, यहाँ पर दिया गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी। मैंने बताया यह भी सही है। तो देखिए, यह जो है कब अध्यक्ष बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो यह बनी वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। साथ ही साथ यह प्रथम महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। यह प्रथम महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। 1917 में यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनती। अधिवेशन कौन सा था, तो अधिवेशन था कलकत्ता का। ठीक है, ऐसे बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में इसकी अध्यक्ष बनी। ठीक है, नेक्स्ट कथन 2, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका की बात कर रहा है। तो नहीं बोला ना मैंने, क्यों नहीं बोला, तो देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मुख्यतया की गई थी मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा, ब्लावत्स्की, और साथ ही साथ थे कर्नल अर्काट, ठीक, और कर्नल अलकाट, इनके द्वारा जो है इस संगठन या इस सोसाइटी की स्थापना की गई थी, जिससे बाद में एनी बेसेंट जी जुड़ जाती हैं। ऐसा नहीं जुड़ती नहीं, एनी बेसेंट जी इससे बाद में जुड़ती हैं। ठीक है, चलिए, बाद में देखिए होम रूल लीग आंदोलन को वापस भी ले लिया गया था इनके द्वारा। कब लिया गया था, तो जब मॉन्टेग्यू घोषणाओं के लिए बात कर दी गई, यानी कि मॉन्टेग्यू द्वारा जब उत्तरदायी प्रशासन के लिए 1917 में ब्रिटिश संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करवा लिया गया, वही जिसके आधार पर 1919 वाला एक्ट पास हुआ था। ठीक है, तो मॉन्टेग्यू के द्वारा जब उत्तरदायी प्रशासन के लिए ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव पारित करवा लिया गया, तो इसी को आधार मानते हुए इसी के कारण इनके द्वारा जो है 20 अगस्त 1917 को इस आंदोलन या फिर होम रूल लीग आंदोलन अथवा अखिल भारतीय होम रूल लीग को वापस ले लिया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ। तो यह है 2012 का प्रश्न संख्या 1। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। ठीक है, यह पूछा जा रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सबसे ज़्यादा या सबसे प्रमुख चीज़ कौन सी ऐसी दे दी थी। कथन है कि पहला, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। कथन 2 है कि उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। और कथन 3 है कि उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, अथवा डी 1, 2 और 3। बहुत आसान प्रश्न है, ज़्यादा जोर नहीं देंगे तो अपने आप कर ले जाएंगे, जरा सा जोर देंगे तो पक्का आंसर गलत हो जाएगा दिमाग पर। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यानी कि केवल और केवल कथन 1, इनका सबसे प्रमुख योगदान तो यही था कि ब्रिटेन भारत का किस प्रकार से आर्थिक शोषण कर रहा है यह बताना। कायदे से इसको क्या कहा जाता था, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, या यूं कहें कि धन के निष्कासन का या धन निष्कासन का सिद्धांत, निष्कासन, या ऐसे कह दें कि इनके द्वारा बताया गया था कि किस प्रकार भारत जो है वह अंग्रेजी ऋण के कुचक्र में फंसता जा रहा है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा जानते हैं। देखिए, इन्होंने बताया कि ब्रिटेन जो है वह भारत को, जैसे मान लीजिए यह बी फॉर ब्रिटेन हो गया, यह आई फॉर अपना इंडिया हो गया। ठीक है, यह ब्रिटेन है और यह भारत है। ठीक, ब्रिटेन द्वारा किया क्या जा रहा है कि यहाँ से भारत के पैसों को यह लेके जाते हैं, ठीक, यहाँ पर किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी, चूँकि यहाँ पर इनका राज ही है तो यह किसी भी तरीके से यहाँ के पैसे को लेके जा सकते हैं। ठीक है, निरंतर इनके द्वारा लूट की जा रही भारतीय पैसों की। ठीक है, अब जब यह पैसे यहाँ लेके चले आए तो करेंगे क्या, कुछ खर्च करेंगे, कुछ इन्वेस्ट करेंगे ताकि इनके पैसे बढ़ें। तो यही पैसे यह भारत को कर्ज दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ब्रिटिश सरकार थी ना भारत में, तो भारत की ब्रिटिश सरकार जो है पहले तो ब्रिटेन में पैसा भेज देती है,
अपने लोगों को, ब्रिटेन सरकार को, वहाँ पे रहने वाले लोगों की तनख्वाह के रूप में किसी प्रकार से, जैसे अभी हमारे लोग बाहर से रेमिटेंस भेज रहे हैं उस प्रकार से, लेकिन वह काम वहीं कर रहे हैं, वहाँ के लिए कर रहे हैं। लेकिन यह क्या था कि ये जो है काम यहाँ के लिए यहाँ करते थे, लेकिन करते किसके लिए थे? ब्रिटेन के लिए, ठीक। और इनके द्वारा जो है पैसे टैक्स के रूप में, आज रूपों में, विभिन्न प्रकार के रूपों में भारत से भेज दिया जाता था ब्रिटेन, और फिर ब्रिटेन से कर्ज मांगा जाता था। पहले तो अपने पैसे भी दे दो दूसरे को, उसके बाद उससे कर्ज मांग लिया ब्याज पे, और ब्याज की कॉस्ट क्या थी? बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। ब्याज का परसेंटेज बहुत ज़्यादा परसेंट पे यह दोबारा ब्रिटेन से ब्याज ले लेते थे। अब ब्याज का ऋण भी भारत को चुकाना होता था, मतलब मूल भी भारत चुकाता था भारत की तरफ से। ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी भारत में, वह भारत से ही मूल चुकवाती थी, और उसका ब्याज भी भारत के ही द्वारा चुकाया जाता था। अब बताइए, हमारा पैसा हम ही को वापस ऋण पर पे दुगने ब्याज के साथ हमको दे दिया गया, और उसका हमसे मूल और ब्याज भी चुकवाया जा रहा है। तो इस प्रकार से क्या हम कभी इस ऋण से अथवा इस ब्याज से मुक्त हो पाएंगे? कभी नहीं। तो यही चीज़ दादा भाई नौरोजी ने स्पष्टतया कही थी, और इसी को इनके द्वारा कहा गया धन के निष्कासन का सिद्धांत, अथवा धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, अथवा धन ऋण का कुचक्र, ठीक है। आगे देखिए, इनके द्वारा जो है ना 1867 में एक पेपर पढ़ा गया था, या एक लेख पढ़ा गया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा 1867 में एक पेपर पढ़ा गया, जिसका नाम था इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, ठीक है। यह पेपर पढ़ा गया था, और इसी पेपर के माध्यम से धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को पहली बार प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। हालांकि बाद में दादा भाई नौरोजी के इस विचार को अन्य लोगों द्वारा भी प्रचारित किया गया काफ़ी जोर शोर से, जिनमें मुख्य रूप से आर.सी. दत्त थे, एस.एन. बनर्जी थे, एस.एन. बनर्जी, जी.वी. जोशी, एम.जी. रानाडे आदि विचारक थे, आदि विद्वान थे, जिनके द्वारा इस धन के बहिर्गमन के सिद्धांत की बात की गई, और इसके कारण ब्रिटिश सरकार की काफ़ी जोर शोर से आलोचना भी की गई, ठीक है। ब्रिटिश सरकार नीचे गिरो। चलिए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पूछा जा रहा, अब गांधी जी के आगमन के पश्चात की बात हो रही, ठीक है। अभी आंदोलन जो थे वह सब प्रश्न आएंगे, निश्चिंत रहिए। अब गांधी के आगमन के पश्चात या राष्ट्रीय आंदोलन की बात करने जा रहे हैं। 2019 का यह पहला प्रश्न आता है इस टॉपिक के अंतर, ठीक है। इसमें बात की जा रही है कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि महात्मा गांधी गिरमिटिया या इंडेंचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। कथन 2 है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। और कथन 3 है कि भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। बताना है आपको उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, अथवा ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। यानी कि सबसे पहले जान लीजिए गिरमिटिया था क्या, ठीक है, या फिर इंडेचर्ड लेबर क्या था। तो देखिए, भारत से जो कुछ श्रमिक ले जाए जाते थे कहाँ, दक्षिण अफ्रीकी देशों में, मॉरिशस में, फिजी में आदि देशों में भारतीय लोगों को ले जाया जाता था, और वहाँ इस अनुबंध पर ले जाया जाता था कि यह 10 वर्ष तक कार्य करेंगे लगातार। चूँकि भारतीय लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनतकश थे और बहुत ही अच्छे से अपने काम को करते थे, तो अंग्रेज जो वहाँ पर थे वह कभी नहीं चाहते थे कि भारतीय लोग यहाँ से कभी वापस, चूँकि अंग्रेज़ों का विस्तार देखिए काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है, विश्व के कई भागों में इनका विस्तार था,
ठीक है, इनका साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था, तो यह नहीं चाहते थे कि यह जो भारतीयों को ले आए विदेशों से या भारत से, जो जिन भारतीयों को यह ले आए हैं यहाँ मजदूरी करने के लिए, यह कभी भी वापस जाएं। तो सबसे पहले तो 10 वर्ष की पाबंदी लगा दी गई। मजदूरी दी जाती थी, ठीक है, मजदूरी दी जाती थी, ऐसा नहीं गिरमिटिया में मजदूरी नहीं दी जाती थी। गिरमिटिया प्रणाली में मजदूरी इनको दी जाती थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होता था कि आप 10 वर्ष तक अपने देश में वापस नहीं जाएंगे, ठीक है। और अंग्रेज़ों की यह इच्छा भी थी कि जब इतने मेहनती लोग में हमें मिल रहे हैं तो यह कभी वापस न जाए। तो इन्होंने क्या किया कि पारिवारिक प्रवासन को भी बढ़ावा दिया। मतलब आप 10 साल के लिए आ रहे हैं तो ऐसा करिए आप परिवार के साथ आइए। अब चूँकि भारतीय लोग परिवार के साथ वहाँ जाने लगे तो यह क्या किए, यह वहीं पर लगभग बस गए, ठीक है। और काफ़ी न्यूनतम मजदूरी पर इनके द्वारा कार्य करवाया जाता था। तो एक प्रकार से इसको गुलामी ही कहा गया, ठीक है, गुलामी ही कहा गया या दास ही कहा गया इन सभी मजदूरों को। इन सभी मजदूरों को वहीं अपने खेत पर ही रहना पड़ता था, या जहाँ यह कार्य करते थे उन्हीं कार्यस्थलों पर इन्हें रहना पड़ता था और वहीं अपना काम करते थे, वहीं रहते थे। तो यानी लगभग लगातार इनसे काम करवाया जाता रहा होगा, ठीक है। तो इसी प्रणाली को उन्मूलन के लिए, ठीक, इसी प्रणाली की समाप्ति के लिए महात्मा गांधी सहायक थे। यहाँ यह बात की जा रही, तो हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, महात्मा गांधी गिरमिटिया या इंडेचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। अब कथन 2 है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा, सबसे पहले सही कथनों के बारे में जानिए। कथन 3 क्यों सही है, तो देखिए, भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। बिल्कुल सही बात है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। देखिए 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 जैसे ही गांधी जी द्वारा नमक का कानून तोड़ा जाता है, ठीक है, नमक बनाया जाता है, तो होता क्या है, दांडी मार्च के दौरान ही नमक कानून तोड़ा गया था, ठीक है। थोड़ा सा और बता देता हूँ, दांडी मार्च के दौरान नमक कानून को तोड़ा गया था, ठीक है। अब देखिए 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ते ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारत में अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब एक वैध संस्था नहीं रही थी, यही से अब अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। नहीं, यह बिल्कुल गलत बात है, गांधी जी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था, ठीक है। क्यों किया था, तो गांधी जी को यह सुनिश्चितता दी गई थी या फिर यह आश्वासन दिया गया था कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म होगा उसके तुरंत बाद जो है हम भारत की स्वायत्तता पर विचार करेंगे या भारत को स्वतंत्र कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा अंग्रेजों की तरफ यह, अंग्रेजों के द्वारा यह लालच दी गई, ठीक है। संवैधानिक स्वतंत्रता की बात अंग्रेजों के द्वारा बार बार की जा रही थी, ऐसा नहीं पूर्ण स्वतंत्रता, ठीक है। स्वशासन की बात अंग्रेजों के द्वारा की जा रही थी, पूर्ण स्वराज की बात अंग्रेजों के द्वारा नहीं की गई थी। लेकिन फिर भी जब कुछ नहीं था तो कुछ के लिए गांधी जी द्वारा जो है इस चीज़ का समर्थन कर दिया गया कि चलो भैया ठीक है, हमारे सैनिक आपकी तरफ से जा कर के लड़ेंगे, हमारे लोगों को आप अपनी सेना में भर्ती कर सकते हो और जाओ लड़ो, लेकिन बाद में जब लड़ाई आप जीत जाओ और वापस आओ तो आपको यह चीज़ हमको देना होगा। अंग्रेज़ों ने कहा ठीक है, बिल्कुल सही बात, आ करके आपको देते हैं। लेकिन बाद में अंग्रेज़ों द्वारा इस संबंध में धोखा दे दिया गया, ठीक। हाँ, गिरमिटिया प्रणाली को 1914 में रद्द कर दिया गया था, यह भी जानते रहिए। 1914 में गिरमिटिया प्रणाली को रद्द कर दिया गया था, ठीक है। चलिए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया हुआ देखिए, 1914 में अधिकांश रंगभेद कानूनों को रद्द कर दिया गया। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है कि रॉयल इंडियन नेवी में गदर, दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, और तीसरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। बताना है उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है। ऑप्शन है ए 1 2 3, बी 2 1 3, सी 3 2 1 अथवा डी 3 1 2। इसीलिए मैं इसे नहीं पढ़ता हूँ जब इस प्रकार के ऑप्शन रहते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। जल्दी बताओ, सही उत्तर अब नहीं दिखता ना आप लोगों को। मैंने कहा था मैं व्यवस्था करूँगा। चलिए, इसका सही आंसर है, सबसे पहले सबका क्रम जान लीजिए। रॉयल इंडियन नेवी में गदर कब हुआ था, तो यह हुआ था 1946 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो भैया भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 1942 में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 1900, बताइए 3 लिखा हूँ, अब तो बता दीजिए। 1 2 3 में गेस कर लेना चाहिए यार, 1931। वैसे गेस मत किया करिए, ना पता हो तो छोड़ दीजिए आंसर, ठीक है। अब क्रम लगा लीजिए।
1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यानी तीसरा पहले आएगा, चूंकि 2 में तीसरा पहले, तो हमको यह भी पता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन दूसरा बाद में आएगा, तो दूसरा बाद में आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। 3, 2, 1। फिर से एक बार क्रम सबका देख लीजिए। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1931 में होता है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 1942 में होता है, और रॉयल इंडियन नेवी के द्वारा विद्रोह या गदर किया जाता है 1946 में। ठीक है, आइए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है ए, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना। ऑप्शन बी, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना। ऑप्शन सी, राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था अधिरूपित करना। अथवा ऑप्शन डी, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 1927 में जो ब्रिटिश समिति का गठन किया गया था, हालांकि इनका नाम था हरकोर्ट बटलर। ठीक, इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में 1927 में एक समिति गठित की गई थी। किस लिए कि जो भारत सरकार है, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार है भारत में, इसके और जो देशी राज्य हैं इनके मध्य संबंधों को सुधारने के लिए, और अगर कुछ आवश्यक चीज़ें हों तो उन पर अपने विचार या रिपोर्ट देने के लिए इस कमीशन या कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर, हरकोर्ट बटलर जी के नाम पर इस कमेटी का नाम पड़ गया, जिसका नाम पड़ गया, क्या पड़ गया, बटलर कमेटी। ठीक, याद रहेगा आपको। चलिए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ। तो यह है 2015 का प्रश्न है। ठीक है, थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा ताकि चीज़ें दिख जाएं आपको सही से। यहाँ पूछा जा रहा है 2015 का पहला प्रश्न है कि रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है, पहला कथन है कि रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। कथन 2 है कि रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। और कथन 3 है कि साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है ए, केवल एक, बी, 1 और 2 दोनों, सी, 2 और 3, अथवा डी, 1, 2 और 3। चलिए, इसका सही आंसर है, देखिए, साइमन कमीशन 1928। ठीक, यहीं पे गलत हो गया। रॉलेट सत्याग्रह कब का, 1917 का। तो कथन 3 तो गलत हो गया, इसके बारे में आगे चर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है कि नहीं। रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, बिल्कुल सही बात है। 1917 में होता क्या है कि देखिए, उस समय भारत में क्रांतिकारी विचारधारा बहुत ज़्यादा प्रबल हो गई थी। तो अब इसको दबाया कैसे जाए, जो भारतीय राष्ट्रवादी भावनाएं थी, क्रांतिकारी भावनाएं थी, इनको दबाया कैसे जाए। तो इसके लिए ब्रिटिश सरकार फिर से एक खुराफाती दिमाग चलाती है। वह क्या चलाती है कि सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक आयोग बनाती है और कहती है कि हमको कुछ ऐसे कानून बता दो जिससे इन पर कंट्रोल किया जा सके, जो क्रांतिकारी या राष्ट्रवादी लोग हैं। तो इन्होंने क्या किया कि एक एक्ट पारित करवा दिया। ठीक, एक अधिनियम बताया। ठीक है, और यह एक्ट पारित होता है, और इस अधिनियम को पारित करने के बाद क्या कहा जाता है, रॉलेट के नाम से ही जान लिया जाता है, रॉलेट एक्ट 1919। ठीक, अब इस एक्ट में होता क्या है, रॉलेट एक्ट में, कि किसी को भी अब ब्रिटिश सरकार पकड़ सकती है, उन पर मुकदमा चला सकती है, मुकदमा नहीं चला सकती है। ठीक है, इस कानून को सीधे सीधे भारतीयों द्वारा जानते हैं क्या कहा गया था, इसको कहा गया था बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून, बिना दलील। ठीक, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील की बात कह करके इसका विरोध किया गया था भारतीयों के द्वारा। साथ ही साथ इसको काला कानून भी कहा गया था। ठीक है, होता क्या है, इस कानून के माध्यम से जो है किसी भी व्यक्ति को अब ब्रिटिश सरकार पकड़ सकती थी, उन पर मुकदमा चला सकती थी, या फिर उन्हें बिना मुकदमा चलाए भी काफ़ी समय तक बंदी बना करके रख सकती थी। ठीक है, जिस पे उसको शक हो या संदेह हो, उनमें से किसी को भी शक या संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अब
मजिस्ट्रेट जेल में डाल सकता था और उस व्यक्ति को अपील करने की भी इजाज़त नहीं थी कि हाँ भैया मैं अब अपील कर रहा हूँ, यह गलत तरीके से मुझे पकड़ लिया गया। नहीं, आपको अपील करने की भी इजाज़त नहीं है, आप अपील भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर से बता दूँ तो देखिए हुआ क्या कि 1919 के आसपास जो है भारत में काफ़ी ज़्यादा क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी विचारधाराएं प्रबल होती जा रही थी और इसी भावना को रोकने के लिए जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है सिडनी रूलेट की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया गया इस कानून जिसके द्वारा इस कानून की सिफारिश की गई। किस कानून की? रूलेट एक्ट की बात की गई। ठीक है, और इसे अधिनियमित कर दिया गया और पारित कर दिया गया और नाम दिया गया इन्हीं के नाम पर, जो इस कमीशन के अध्यक्ष थे रूलेट के नाम पर ही इस अधिनियम को नाम देते हुए कहा गया रूलेट अधिनियम 1919। ठीक, इस अधिनियम में किया क्या गया कि अब मजिस्ट्रेट शक के बिना पर या संदेह के आधार पर किसी को भी जेल में डाल सकता था और साथ ही साथ उस व्यक्ति को सुनवाई का भी अधिकार या अपील का भी अधिकार नहीं था। ठीक है, भारतीयों द्वारा इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया। यह कहकर विरोध किया गया कि यह बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून है और साथ ही साथ इसको काला कानून कहकर के भी इसका विरोध किया गया। इसी के संदर्भ में एक सत्याग्रह भी हुआ था जिसे रूलेट सत्याग्रह भी कहा जाता है। आपको मिलेगा प्रश्नों में, रूलेट सत्याग्रह भी कहा गया था। ठीक है, गांधी जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, असल में गांधी जी द्वारा एक सभा की स्थापना की गई थी जिसका नाम था सत्याग्रह सभा। इसी को लेमन लैंग्वेज में या फिर बोलचाल की भाषा में रूलेट सत्याग्रह कह दिया गया। ठीक है, और बाद में यह फेमस भी हो गया रूलेट सत्याग्रह के ही नाम से। और सबसे ज़्यादा हुआ क्या कि यह रूलेट सत्याग्रह पंजाब क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा हिंसक हो गया और तब हुआ जब वहाँ पर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इन दोनों को वहाँ की गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार पंजाब की जो थी उन्होंने इनको गिरफ्तार कर लिया। तो इनके गिरफ्तारी के विरोध स्वरूप जो है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्वक सभा आयोजित की जा रही थी। यहीं जानते चलिए, जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की जा रही जो कि बेहद शांतिपूर्वक थी और उसी दिन लोहड़ी भी थी। ठीक है, तो जलियांवाला बाग में जब यह सभा आयोजित की जा रही थी तो उसी समय जनरल डायर आते हैं। ठीक, जनरल डायर आते हैं, इनके द्वारा जो है चारों तरफ से घेर करके लगातार गोलियां बरसाना शुरू कर दी गई। चारों तरफ से घेर लिया गया इस जलियांवाले बाग को, ऐसे देखिए ऐसे चारों तरफ से घेर लिया गया लोगों को और इन निहत्थे लोगों पर लगातार गोलियां चलाई जाने लगी। ठीक है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा निंदा भी हुई थी विश्व स्तर पर भी। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध स्वरूप जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन होता है और इस सभा के आयोजन के समय ही डॉक्टर का नाम जनरल डायर के द्वारा जो है इस सभा पर गोलियां चला दी गई। ठीक है, भीड़ पूरी तरीके से निहत्ती थी और इस निहत्ती भीड़ पर 13 अप्रैल 1919 को यह आयोजन जो हुआ था इस पर गोलियां चला दी गई जनरल डायर के आदेश के द्वारा। ठीक, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, रूलेट सत्याग्रह, ठीक, रूलेट एक्ट, सब क्लियर हो गया। अब चलिए अब सीधा चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो बात हुई ना सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, तो हाँ भैया सिडनी रूलेट इस कमीशन के अध्यक्ष थे। इन्हीं के द्वारा इस अधिनियम की सिफारिश की गई थी जिसके माध्यम से किसी को भी संदेह के आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तार करवा दिया जाता था और उस पर अपील या उसको सुनवाई का भी अधिकार नहीं था। वहीं रूलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। तो हाँ, उस समय होम रूल लीग के नेता काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बने हुए थे। हालांकि होम रूल लीग को वापस ले लिया गया था लेकिन नेता चर्चा में बने हुए थे। ठीक है, इस कमीशन का गठन 1917 में ही हुआ था सिडनी रूलेट की अध्यक्षता में, ये बताया हूँ आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कहाँ पर था मैं? हाँ, तो होम रूल लीग के नेता उस समय काफ़ी फेमस थे। तो गांधी जी द्वारा इन नेताओं का उपयोग किया जाने लगा कि भैया आइए और आप इसको भी समर्थन दीजिए, देखिए यह किस प्रकार से गलत है यह कानून और इसको जनता के बीच बताइए यहाँ यह कानून गलत है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से कौन सा आंसर सही है हमारा, यह बताया कि नहीं? देखिए, इस प्रकार से हमारा आंसर सही है ऑप्शन नंबर 1 और 2। यह वाला तो गलत है। 1927 में साइमन कमीशन आया ही था, रूलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था।
ठीक है, चलिए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? ऑप्शन है ए V.O. चिदम्बरम पिल्ले, बी सी राजगोपालाचारी, अथवा सी के कामराज, या फिर डी एनी बेसेंट। चलिए, इसका सही आंसर है, पेन यहाँ है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक, सी राजगोपालाचारी द्वारा जो है अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान चलाया गया था। आइए एक्सप्लेनेशन के माध्यम से थोड़ा देख लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। तो देखिए, गांधी जी द्वारा जब अब नमक कानून तोड़ने का प्रयास किया गया था तो कहाँ किया गया था? यह किया गया था दांडी में, नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया गया था। वहीं पश्चिमोत्तर प्रांत में, यहाँ सबसे पहले इस प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए, तंजौर या जिसे तंजाउर कहते हैं, यह तमिलनाडु राज्य में, पहली चीज़ तो ये, वहाँ पर सी राजगोपालाचारी ने त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की थी। कहाँ से कहाँ तक? त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की थी और तंजौर तट पर नमक को बना करके इस कानून को तोड़ा था, नमक कानून को तोड़ दिया था। वहीं पश्चिमोत्तर या पेशावर प्रांत में इस आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा किया गया, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? सीमांत गांधी। ठीक है, तो इनके द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। ठीक है, और इस आंदोलन को वहाँ पर लोकल रूप में लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस आंदोलन में वहाँ पर पेशावर या फिर पश्चिमोत्तर प्रांत में जो लोग संगठित हुए थे वे ज़्यादातर लोग लाल कुर्ती पहनते थे। ठीक है, लाल कलर के कुर्ते को पहनते थे। तो बम्बई में इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु था धरसाना, हटा देता हूँ इसको, बम्बई में इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु था धरासना, जहाँ पर इसका नेतृत्व किया था सरोजिनी नायडू जी के द्वारा। ठीक, और भारत के अन्य जगहों पर भी यह आंदोलन पूरी तरीके से चला, जैसे बंगाल के मिदानपुर, उड़ीसा के बालासोर, पुरी, कटक और असम के सिलहट में भी यह आंदोलन चला था। ठीक है, नमक कानून तोड़ने का प्रयास हर जगह किया गया भारत में। ठीक है, देखिए, गांधी जी ने बहुत छोटी चीज़ पकड़ी थी, नमक, और बिना नमक के खाना किसी को पसंद नहीं, और नमक अगर सस्ता हो जाए तो क्या बात। तो यही था गांधी जी का कॉन्सेप्ट कि बहुत छोटी सी घरेलू चीज़ पकड़ी और सबको इसमें शामिल कर लिया। सबको लगा कि हाँ भैया ऐसा हो तो हम सबका फ़ायदा है। ठीक है, इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों से लोगों को जोड़िए, उन्हें समझाइए, उन्हें कन्विंस कीजिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में, ऑप्शन है ए, कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्त की घोषणा की गई, ऑप्शन बी है कि कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया, तो ऑप्शन सी है कि असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ, वहीं ऑप्शन डी है कि लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। चलिए बात कर लेते हैं इसके सही आंसर के बारे में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को स्वीकृत कर दिया गया। ठीक है, आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन के बारे में। तो थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि में जाने से, इसके बारे में बात करने से पहले इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि में चलते हैं। देखिए, होता क्या है कि कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1928 में हुआ। ठीक, कांग्रेस का एक कलकत्ता में अधिवेशन होता है 1928 में, और यहीं पर कहा गया कांग्रेस के द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार को समय सीमा दी गई कि आपके पास 1 साल का समय है, 1 साल का समय है, आप इस समय के अंदर अंदर नेहरू समिति, ठीक, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो नेहरू समिति बनी थी उस समिति की रिपोर्टों को लागू कर दीजिए, नेहरू समिति की रिपोर्ट को लागू कर दीजिए, और इसके अलावा भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दीजिए। ठीक है, इन दोनों के लिए ब्रिटिश सरकार को 1 साल का समय दे दिया गया था। अब चूंकि यहाँ प्रश्न में 1929 है और हम बात भी 1929 की कर रहे हैं, तो 1929 तक ब्रिटिश सरकार द्वारा इस संबंध में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। ठीक, परिणाम स्वरूप कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है 1929 में लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है 1929 में।
और अपने इस 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा जो है पहले घोषित की गई, यानी 1 वर्ष की समय सीमा जैसे ही समाप्त होती तो उस समय सीमा में जो चीज़ें घोषणा की गई थी उनको जो है निरस्त कर दिया गया। जैसे नेहरू समिति की रिपोर्ट को अब रद्द कर दिया गया। नेहरू समिति की रिपोर्ट को रद्द करते हुए, ठीक है, नेहरू समिति की रिपोर्ट को रद्द करते हुए कांग्रेस द्वारा घोषणा की गई कि अब भैया अब हमें डोमिनियन का स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। पहली बार कांग्रेस के द्वारा यहीं पर स्वीकार किया गया पूर्ण स्वराज की बात को, ठीक है। अब हमें पूर्ण स्वराज को चाहिए, अब हमें पूर्ण तरीके से आप हमारे यहाँ से अब चले जाइए, अब बस बात ख़त्म, अब हमें पूर्ण स्वराज ही चाहिए, इससे कम कुछ भी नहीं। और अब यही कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य है, क्या? पूर्ण स्वराज, ठीक है। वहीं पे यह कहा गया ना, कांग्रेस के उद्देश्य, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को स्वीकृत कर लिया गया, ठीक है। इसी पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को स्वीकृत करने के बाद साथ ही नेहरू, देखिए नेहरू जो है कांग्रेस के 1929 लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो नेहरू जी द्वारा ही रावी नदी के तट पर भारतीय झंडे को फहराया गया, ठीक है। भारतीय झंडे को भी प्रतीक स्वरूप फहराया गया और आज़ादी की बात की गई, ठीक है। चीज़ें स्पष्ट हो गई, समझ में आ गई आपके? तो चलिए, फिलहाल लेक्चर काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, लग रहा है कि इसको भी 2 पार्ट में डिस्कस नहीं हो पाएगा, 3 पार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। चलिए, थैंक यू।